आज आपको कैरियर के जिस फील्ड पर मुझसे चर्चा करनी है वो यूपीएससी और सीजीपीएससी ये फील्ड है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है कि हम यूपीएससी को क्यों चुने, आखिर यूपीएससी क्या है। तो कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ सुना होगा अपनी लाइफ में सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। मेरी भाषा में या इसकी सच्चाई यदि आप समझें तो ये देश की रीढ़ है, बैकबोन है। इसको इस्पात का ढांचा कहा गया अंग्रेजों के समय में। जैसे हमारे अंदर का ढांचा हमें संभाल कर रखता है, वैसी जो आईएएस लोगों की टीम होती है, आईपीएस लोगों की टीम होती है, आईएफएस की सेवाओं से लोग जो जुड़े होते हैं वो देश को मजबूती से संभाल करके रखते हैं। मतलब ये सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, यदि आप इसको अपने करियर के रूप में चुनते हैं और आप इसमें सफल होते हैं तो आपको राष्ट्र की मुख्य धारा से सीधे सीधे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। मतलब आप मतलब यदि आप राष्ट्र की सेवा करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि आप राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, यदि आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इतने ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ क्षेत्र है कि यदि आप इसे अपने करियर के ऑप्शन के रूप में चुनते हैं तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हम एक सिंपल यूपीएससी बोल करके रुक जाते हैं या सिविल सर्विसेज एग्जाम कह के रुक जाते हैं, पर जब आप इसकी गंभीरता में जाएंगे तो आपकी कल्पना से ज्यादा यहाँ पर पद होते हैं अलग अलग विभागों के। फिर भी चूंकि आपके लिए मुझको बात कहनी है, बच्चों के लिए मुझको बात कहनी है, तो यूपीएससी के एग्जाम के माध्यम से ही पहली जो सेवा, सबसे पहली सेवा आईएएस का पोस्ट मिलता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नाम आपने सुना होगा। और कुछ नहीं जानते होंगे तो शहर के कलेक्टर का नाम आपने सुना होगा। तो इस परीक्षा से आप पहले एडिशनल कलेक्टर के पोस्ट पर चयनित होंगे, फिर प्रमोशन के बाद आप कलेक्टर बनेंगे, फिर आप सचिवालय भी संभालेंगे। इसी परीक्षा को यदि आप क्लियर करते हैं तो आईपीएस भी बनेंगे। मतलब अलग से परीक्षा आईएएस और आईपीएस के लिए नहीं होती, यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट करती है। आप इस परीक्षा को यदि क्लियर करते हैं तो आप यदि मेरिट में आते हैं और मेरिट में आने के बाद आप प्रेफरेंस लिस्ट में पहले नंबर पर यदि आईएएस को रखते हैं तो आपका आईएएस के लिए चयन होगा। यदि आप पहले क्रम पर आईपीएस को रखते हैं तो आपका आईपीएस के लिए चयन होगा। यदि आप आईएफएस को, भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज को पहले रैंक पर रखते हैं तो आपका भारतीय विदेश सेवा के लिए चयन होगा। फिर इस तरीके से अलग अलग सेवाओं का क्या होते जाएगा, आपके लिए दायरा खुलते जाएगा। और सरल से सरल उदाहरण में बताएं कि राष्ट्र की मुख्य धारा से आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो एक छोटी सी बात आपसे पूछ लेते हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री कौन है, किसी को भी पता है बच्चों में से? बताइए कौन है? हाँ, तो वो कहाँ से आए, कैसे आए विदेश सेवा में? हाँ, पहले वो आईएफएस थे। भारत, बैठिए आराम से बैठ कर बात कीजिएगा। पहले वो भारतीय विदेश सेवा में ही गए। मतलब उन्होंने भी कौन सी परीक्षा क्लियर की? यूपीएससी, जिसके बारे में आप आज मुझसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो पहले उन्होंने इस परीक्षा को क्लियर किया, करने के बाद उन्होंने विदेश सचिव तक की जिम्मेदारी संभाली और फिर देश को लगा और उन्हें खुद लगा कि ये सबसे सही समय है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो राजनीति में आ गए। प्रशासन और राजनीति का बड़ा गहरा संबंध है। यदि राजनीति अच्छी है तो प्रशासन भी अच्छा रहता है, यदि प्रशासन अच्छा है तो राजनीति भी अच्छी रहती है, और यदि दोनों गलत रास्ते पे चलने लगते हैं तो देश और समाज का फिर भला नहीं हो पाता। तो जब अभी का दौर देखा हमारे विदेश मंत्री जी ने तो उन्हें लगा कि ये मेरे लिए सबसे सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत गहरी बातें हैं अभी राष्ट्रीय संदर्भों में, पर आपका वो सब्जेक्ट नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति के अभी स्वर्णिम दौर में है। ये जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये दौर भी लिखा जाएगा कि हम विदेश नीति में किस दिशा में अग्रसर हो गए, हमने कैसे ट्रम्पोनॉमिक्स का सामना कर लिया। आपने इकोनॉमिक्स तो सुना होगा, अभी एक शब्द दुनिया के सामने उभर कर आ रहा है, ट्रम्पोनॉमिक्स। और भारत मतलब ट्रम्प की इकोनॉमी एक नया मोड़ दे रहे हैं, पर आपको मैं उस सब्जेक्ट पे नहीं ले जाऊंगा। तो हमारे विदेश सचिव जो हैं, विदेश मंत्री जो हैं, वो इसी सेवा से गए। आपने अजीत डोभाल जी का नाम सुना होगा, कितने लोग जानते हैं उनका नाम, और जो नहीं जानते उनको जरूर जानना चाहिए। बताइए कौन है वो?
मतलब हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के पद पर है। और हर बात कहने की नहीं होती, बहुत सी बातें बड़ी गोपनीय होती हैं। अभी मैं आ रहा था तो पाली सर से मैं चर्चा कर रहा था, मेरे साथ मेरी टीम में है, कि कितने ही ऐसे मिशन होते हैं गवर्नमेंट के जो बहुत ही पर्दे के पीछे से संचालित किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ, कैसे हुआ, होने के बाद पता चला। प्लानिंग कैसे होती है, कौन करता है, आपको नहीं पता, पर उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब जिनकी सलाह पर हमारी सेनाएं चलेंगी, जिनकी सलाह पर हमारे प्रधानमंत्री भी चलेंगे। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद अजीत डोभाल जी ने कैसे पाया है? अपनी योग्यता से। और उन्होंने पहली परीक्षा इसके लिए कौन सी क्लियर की होगी? तो उन्होंने यूपीएससी की ही तैयारी की और वो आईपीएस बने, और फिर वहां से कहां पहुंच चुके हैं आज? पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो आप यदि इसे अपने कैरियर के रूप में लेते हैं, काफी गंभीरता से लेते हैं, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है। आप राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। और इस तरह की परीक्षाओं में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको ये अवसर मिलता है कि आप अभी बिलासपुर में मेरी बात सुन रहे हैं। आप बिलासपुर से कहां तक पहुंच सकते हैं? सीधे दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, सीधे आप हैदराबाद पहुंच सकते हैं, सीधे आपको अंडमान निकोबार कैडर मिल सकता है, आप लक्षद्वीप का कैडर संभाल सकते हैं। मतलब आप राष्ट्र की मुख्य धारा में इस परीक्षा को क्लियर करके जुड़ सकते हैं, पहला। सेकंड, दूसरी बात आती है राज्य सेवाओं की। तो यूपीएससी शब्द से यदि हम यू को हटा देते हैं तो पीएससी या पीसीएस शब्द सामने आता है। तो यहां पर आप प्रदेश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा के लिए चुने जाएंगे। यदि आप यूपीएससी क्लियर करते हैं, यूपीएससी टफ रहेगा सीजीपीएससी की तुलना में, कारण कंपटीशन का स्तर बढ़ेगा। आप वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन में भाग लेंगे, नेशनल लेवल पर आपको लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा। आप भी भाग लेंगे, दिल्ली का भी स्टूडेंट वहां पर भाग लेगा, कोई हैदराबाद से भी पेपर देगा, कोई बंगलौर से भी पेपर देगा। और यदि आप सीजीपीएससी में अपने आप को जोड़ना चाहेंगे तो आपका कंपटीशन रहेगा छत्तीसगढ़ के युवाओं से, अपने प्रदेश के युवाओं से। यदि आप यूपीएससी क्लियर करते हैं तो पहले स्टेप में यदि आप एडिशनल कलेक्टर बनते हैं और उसके बाद प्रमोशन के बाद आप कलेक्टर का पद पाएंगे, आपके लिए सबसे सरल वही शब्द रहता है। और यदि आप सीजीपीएससी में टॉप करते हैं तो आप यहां पर डिप्टी कलेक्टर के रैंक पे चयनित होंगे, और डिप्टी कलेक्टर से फिर आपका चयन होगा आगे, आप एडिशनल कलेक्टर, फिर आप आईएएस अवार्ड हो जाएंगे। मतलब ये रास्ता भी जुड़ता है कि आप अपने प्रदेश की सेवाओं के माध्यम से भी यूपीएससी तक पहुंच सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अभी कुछ महीने पहले बिलासपुर एसडीएम कौन थे, या अभी बिलासपुर एसडीएम कौन है, कोई जानता है? इसके पहले बिलासपुर एसडीएम नहीं है ना? चलिए, जानना चाहिए आपको, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तो यहीं से पढ़े थे, मतलब यहीं से, मतलब हमारी संस्था पटेल ट्यूटोरियल से मैं हूं, तो वहां से पीयूष तिवारी पहली बार जब मेरिट लिस्ट में आए तो वो डीएसपी बने, और उसके बाद वो फिर दोबारा मेरिट लिस्ट में आए तो डिप्टी कलेक्टर बने, और बिलासपुर एसडीएम का प्रभार भी उन्होंने संभाला। मतलब जैसे आप यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी आप यहाँ से जाएंगे गांधी चौक तो वहां आपको आपकी संस्था मिलेगी, एलन, है ना? और वहां से आप थोड़े आगे बढ़ेंगे तो गांधी चौक पर ही पटेल ट्यूटोरियल है। तो हम सभी एक ही जगह से जुड़े हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि सफलताएं दूर से नहीं मिलती। ये ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें कोई अंतरिक्ष से उतर करके व्यक्ति इसको पास करता है। यदि आप सही रणनीति बनाते हैं, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या है, सजग हैं, और यदि आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं, तो आप जैसे लोग ही तो आगे चलकर क्या होते हैं, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ते हैं। तो आपके सामने दो ऑप्शन मौजूद हैं। आप स्टेट सेवा की तैयारी कर सकते हैं तो सीजीपीएससी कहलाएगा, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं तो आप राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जा सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट हुआ कि क्यों हमें कोई भी कार्य क्यों करना चाहिए। उसके बाद दूसरा मुद्दा आता है कि कैसे करें, वाई, वाट, हाउ, ऐसा सब आप सुनते हैं, प्रश्नों के दायरे में हम घिरे रहते हैं। कैसे करें, तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? तो तैयारी का मूल मंत्र समझिएगा। जो तैयारी का सिस्टम आपका 10th के लेवल में काम आता है, वही तैयारी का सिस्टम आपका 12th के लेवल में काम आएगा। तरीका बोल रहा हूं ना, और वही तरीका कहां काम आएगा आपका, सीजीपीएससी में। वही तरीका कहां काम आएगा आपका, यूपीएससी में।
पहली बात क्या रहती है, आपने जीवन में किसी भी परीक्षा की तैयारी करने का लक्ष्य बनाया तो सबसे पहले आपके पास स्पष्ट होना चाहिए उस परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो जितने लोग भी चाहते होंगे कि हम इस परीक्षा की तैयारी करें, हम इसे करियर ऑप्शन के रूप में लें, तो सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करें और उसको फोन में मत पड़े रहने दें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें, उसको अपने हाथों से लिख लें। जब हम चीजों को लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे ब्रेन तक जाता है। मतलब फोन एक सपोर्ट है, बेस्ट सपोर्ट है, पर फोन एक अंतिम विकल्प नहीं है। मेहनत आपकी काम आएगी। तो आप चाहे फोन से सिलेबस डाउनलोड करें या सिलेबस लें, सबसे पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। किसी के पास है अभी 12th लेवल पे कोई भी बच्चा? नहीं है तो रखिए। इसके बाद आपके पास सीजीपीएससी का सिलेबस होना चाहिए। फर्स्ट पहले पाठ्यक्रम को जाने, उसके बाद आगे तैयारी से भी ज्यादा, जैसे मेरे जैसे जो व्यवहारिक लोग हैं जो सीधे जमीनी स्तर की बातें करते हैं, अगली तैयारी से पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। मतलब आप बाद में पढ़ते रहें, आपके पास प्रश्न पत्र होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप कम से कम 5 साल का आपको ज्यादा लगता है तो पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं या सुन करके लिख सकते हैं। जैसे अभी यूपीएससी 2025 का पेपर हुआ है और वो पेपर मैं ही अपने चैनल पर पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। बाइलिंगुअल है, मतलब पहले हिंदी में भी बता रहा हूँ, पहले इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, फिर इंग्लिश में बताने के बाद उसको किस में समझा रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ। तो आपको पूरा यूपीएससी का इस सत्र का पेपर मिल जाएगा। आप सुनते चलिएगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। अब बात आ रही कि सर आप तो सीधे प्रश्न पत्र और सिलेबस की बात करने लगे, आप ही क्यों नहीं बताते कि सिलेबस में है क्या? तो इसके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है जो आपने 12वीं के जाते तक ना पढ़ा हो। ये सेकंड आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने की बात आती है। लेकिन डिपेंड करता है आप पढ़ते कितनी गंभीरता से हैं इस पर। ठीक, इसमें 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक स्तर पर। कौन से 2 प्रश्न पत्र रहेंगे? एक जीएस का होगा और एक सी सेट का होगा। अब जब आप जीएस, उसके बाद फिर दूसरा दौर आएगा मुख्य परीक्षा का, वो रिटर्न में रहेगा। पहला किस पैटर्न में रहेगा? एमसीक्यू रहेंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेगा। पहला प्रारंभिक का चरण, उसको आप क्लियर करेंगे तो दूसरा चरण शुरू होगा कौन सी परीक्षा का? मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा में आपको सीजीपीएससी में 7 प्रश्न पत्र देने पड़ेंगे और यूपीएससी में 9। उसमें से 2 जो हैं मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश, इसके 2 प्रश्न पत्र आपके लिए कंपलसरी रहेंगे, लेकिन उनके नंबर काउंट नहीं होंगे। मतलब बात समझिएगा, यदि आप हिंदी के प्रश्न पत्र में रुक गए तो आगे आपका पेपर चेक नहीं होगा, या इंग्लिश के प्रश्न पत्र में रुक गए तो भी आपका पेपर चेक नहीं होगा। मतलब आपको दोनों भाषा में क्या चाहिए? कमांड रखनी चाहिए। आप उसमें क्वालिफाई यदि कर जाते हैं तो फिर 7 पेपर से क्या बनेगा? आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये मेंस की बात है। और जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो फिर आप कहां जाएंगे? इंटरव्यू में। तो ये 3 चरणों की परीक्षा है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दौर आते हैं कि हम प्री भी क्लियर किए, मेरे साथ भी हुआ था, मैं इंटरव्यू से लौटा, हम प्री भी क्लियर किए, मेंस भी क्लियर किए, इंटरव्यू से भी लौट गए, कैसे करेंगे? तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। तो ये आपके लिए बड़ा रिस्क है। तो लेकिन घबराना नहीं है, यदि आप प्री भी क्लियर कर लेते हैं तो आप समाज की एक धरोहर बन जाते हैं। नॉलेज लेवल आपका बेहद ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको गंभीरता से, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। सामान्य तौर पर जब हम छोटे बच्चों की क्लास लेते हैं, करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं, मोटिवेशन के लिए जाते हैं, डांटना पड़ता है और अपने को पढ़ाने का तरीका बदल देना पड़ता है। फिर हम बच्चों की तरह बात करने लगते हैं, किस्से कहानी सुनाने लगते हैं। आप मुद्दों को ध्यान से सुन रहे हैं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी या पीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका माइंड सेट और कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है और आपका नॉलेज इतना बढ़ जाता है, फिर आपको ये नहीं सोचना है कि अब मैं बेरोजगार रहूंगा। आप जो करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। कारण क्या है? कोई भी कार्य योग्यता के दम पे संचालित होता है। डिग्रियां एक माध्यम होती है। ठीक, आप यहां से पढ़ रहे हैं, आप यहां से जो ज्ञान ले रहे हैं उसको यदि आपने वास्तव में सीखा, पूरी ईमानदारी से सीखा,
तो आप क्या बनेंगे? समाज की धरोहर बनेंगे। और आप यहाँ से पढ़कर चले गए, पास होकर चले गए, तो आप समाज के लिए बोझ बनेंगे। मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, मैं यूपीएससी हिस्ट्री से क्लियर किया, सेकंड ऑप्शन मेरा लिटरेचर हिंदी है। मैं पहले फिजिक्स पढ़ाता था लंबे समय तक, फिर मैंने फिजिक्स पढ़ाना बंद कर दिया। अभी मैडम मेरा इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो इस प्रदेश से हर वर्ष प्रशासनिक सेवा के लगभग 30% स्टूडेंट हमारी संस्था से पढ़कर पोस्ट पाते हैं। मैं उनको ना तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ और न ही आजकल लिटरेचर हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मैं उनको पढ़ा रहा हूँ दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ी भाषा, इस तरह से। तो उसमें मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन उन विषयों से मैंने किसकी तैयारी की है? सिविल सर्विस एग्जाम की। इसलिए लोग मुझे उन विषयों में अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि आप एमएससी कर लिए, यदि आपने साइंस में क्या कर ली, डिग्री ले ली, पर ये पंखा खराब हो गया और आप उस पंखे को नहीं बना पाए, और आपसे कोई पूछेगा कि पंखा कैसे चलता है, तो आप यहाँ पर क्या बताने लगेंगे कि यदि किसी उसमें मैग्नेटिक एरिया में फ्लक्स में क्या होगा, डेविएशन होगा, तो उसके कारण फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, पर पंखा आप सुधार नहीं पाए। तो आपका कौन सा फील्ड कमजोर हो गया? प्रैक्टिकल का फील्ड। आप जो भी पढ़ रहे होंगे अपने विद्यालय में, जैसा भी सब्जेक्ट, आर्ट्स के लोग भी बैठे हैं, कॉमर्स के लोग भी बैठे हैं, साइंस के लोग भी बैठे हैं, ऐसा मुझको बताया गया। पहला काम आप शुरू करेंगे, जो भी चीज पढ़ते हैं उसको पढ़ने के लिए पढ़ें, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ने का दिमाग से पहले हटा दें। मतलब यूपीएससी पास करने की पहली सीढ़ी, आपको अपने सारे सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चाहे हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो हो, एक भी शत्रु आपके पास नहीं रहना चाहिए। यदि आपका मैथ्स कमजोर है तो आपको मैथ्स को इंप्रूव करने का अभी समय है। एवरीथिंग पॉसिबल। सिलेबस जो है यूपीएससी और सीजीपीएससी का 10th और 11th 12th लेवल में सब कुछ कवर हो जाता है, लेकिन प्रश्नों के पूछने का तरीका इतना गंभीर हो जाता है कि आपका यदि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा। और हमारे पास कोचिंग करने के लिए आने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप जो अपने स्कूल डेज होते हैं उसमें आप यदि ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, आप किसी किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट को आप छोड़ देते हैं, या आपने पास होने के लिए पढ़ा, आपने केवल रट लिया और आप डिग्री लेकर आ गए, तो फिर आप वहां पर भी क्या करते हैं? एक मार्गदर्शक की तलाश करते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखें, सिलेबस का पहला हिस्सा प्रीलिम्स का क्या रहता है। अब उस सिलेबस पे आइए। इतनी भूमिका के बाद उसका पहला हिस्सा जीएस है, और जीएस में क्या रहता है? सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री, यानी आपको, अब इसका उद्देश्य समझिएगा, रटना नहीं। आप जिस देश में रहते हैं उस देश के गौरवशाली इतिहास से आपको परिचित होना है। क्यों पढ़ा जाता है हिस्ट्री? जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक लाइन में लोग बोलते हैं कि क्या है हिस्ट्री? मुर्दों का अध्ययन करना, अतीत की बातें करना। और जब हम हिस्ट्री शब्द की व्याख्या पर जाते हैं या उसकी सबसे अच्छी परिभाषा पर जाते हैं तो क्या कहा जाता है? हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट एट प्रेजेंट। अतीत का वर्तमान में अध्ययन, यही इतिहास है। मैं पहले सब्जेक्ट पर अब आया हूं। कौन सा पहला हिस्सा है? इतिहास। क्यों पढ़ें? क्यों पढ़ें इतिहास? बीती बात को क्या जाने? तो एक बड़ी बात बता रहा हूं। हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे यशपाल, उन्होंने एक उपन्यास लिखा दिव्या, वो यूपीएस के सिलेबस का हिस्सा है। उस उपन्यास में यशपाल लिखते हैं, मनुष्य धनुष की डोरी को जितना पीछे खींचता है तीर उतना ही आगे जाता है। मतलब आपको तीर को आगे चलाना है तो धनुष की डोरी को क्या करना पड़ेगा? पीछे खींचना पड़ेगा। हम जितना अपने अतीत से परिचित होते हैं उतना ही हमारा वर्तमान सुधरता है और उतना ही हमारा भविष्य उज्जवल होता है। और थोड़ा गंभीरता से समझें, कहा जाता है कि इतिहास का मतलब होता है इति धन हास, ऐसा हुआ था। लेकिन जब हम दर्शन में जाते हैं तो इतिहास का अर्थ बड़ा गंभीर हो जाता है। इतिहास का मतलब होता है ऐसा हुआ था, ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा। यानी इतिहास तीनों चीजों की एक साथ व्याख्या कर देता है। यह भी कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है।
इसका मतलब ये होता है कि आपने यदि अतीत की गलतियों से सबक नहीं लिया तो आपके अतीत को यानी आपके पूर्वजों को जो कष्ट उठाना पड़ा वो आपको उठाना पड़ेगा। इसीलिए इतिहास को जानना जरूरी है, दो कारणों से। पहला, अतीत की गलतियों से सबक लें, और ऐसा नहीं है कि अतीत में गलतियां ही हुई हैं, अतीत के गौरव से भी हम परिचित हों। जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया तो उन्होंने दो तरीके से हमें गुलाम बनाने का प्रयास किया। पहला गुलाम था शारीरिक गुलामी, उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। दूसरी गुलामी का प्रयास क्या था? मानसिक गुलामी। कौन सी गुलामी कराना ज्यादा आसान होता है और कौन सा गुलामी कराना ज्यादा मतलब ज्यादा कठिन है? देखो, आदमी के ब्रेन को कैप्चर कर लोगे ना, तो आदमी का ब्रेन यदि कैप्चर हो गया तो आदमी तुमको फॉलो करने लगेगा। एक समय ऐसा आ गया था कि हम अंग्रेजों को ही श्रेष्ठ समझते थे, फिर हमारे देश के इतिहास को पढ़ करके हमारे ही देश के लोगों ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने ये बताया कि भारत का एकीकरण तो अंग्रेजों के आने से पहले हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना कर दी थी अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में, और उनका साम्राज्य अभी जो अंग्रेजों का भारत है उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। तो अतीत को जाने, तब हमारे मन में कॉन्फिडेंस आया कि अंग्रेज हमारे को कंट्रोल करके रखे हैं, पर इससे ज्यादा आगे तो हम ही थे, तो हम कैसे इन्हें बाहर ना करें? हम इनसे श्रेष्ठ हैं, हम इनसे हीन नहीं हैं। व्यक्ति दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स से परेशान है और दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स के कारण उसकी लाइफ नहीं चलती, या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और दोनों कॉम्प्लेक्स को आप छोड़ोगे, आप साम्य में आओगे, तभी आप समाज के लिए उपयोगी बनोगे। आप अपने को दूसरों से बहुत ज्यादा बड़ा समझते रहोगे तो भी आप लोगों से घुल मिल नहीं पाओगे, और आप अपने को बहुत ज्यादा हीन समझोगे, इंफीरियर समझोगे, तो भी आप लोगों को देख करके नजरें झुका करके भाग जाओगे। बड़ा काम कुछ भी करना हो हमारे जैसे लोग ही करते हैं। याद करके इसको भी दिमाग में रखिए कि जीवन में सबको 24 घंटे बराबर मिलते हैं। मतलब असंभव क्यों नहीं है? मैं इतिहास से जस्ट आगे आ रहा हूं दूसरे सब्जेक्ट पर, एक लाइन और सुनिएगा। असंभव क्यों नहीं है कुछ भी? कारण जिसने इस दुनिया में जो कुछ भी किया इन्हीं 24 घंटों का उपयोग करके किया, और अभी भी जो कुछ कर रहा है व्यक्ति इन्हीं 24 घंटों के उपयोग से कर रहा है। कोई व्यक्ति 24 घंटे में पूरे देश का संचालन कर रहा है तो प्रधानमंत्री कहला रहे हैं, राष्ट्रपति कहला रहे हैं। कोई 24 घंटे में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी निभा रहा है तो मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जैसे पदों को निभा रहे हैं। कोई व्यक्ति 24 घंटे में एक जिले को संभाल रहा है तो क्या कहला रहा है? जिले का मुखिया, कलेक्टर कहला रहा है। कोई 24 घंटे में तुम्हारे विद्यालय को संभाल रहा है तो तुम्हारे प्रिंसिपल कहला रहे हैं, तुम्हारे डायरेक्टर कहला रहे हैं, आपके टीचर कहला रहे हैं। कोई 24 घंटे में तुम्हारे घर को संभाल रहा है, जो मैडम लोग आती होंगी उस 24 घंटे में अपने बच्चों के लिए खाना भी बना करके आती होंगी, और यहां आने के बाद तुमको पढ़ाती भी होंगी और वापस जाकर के फिर घर के कार्यों को करती होंगी। और कोई 24 घंटे तुम्हारे लिए कमा रहा है, वो तुम्हारा पिता कहला रहा है। और यदि उसी 24 घंटे में तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, विद्यालय आ रहे हो और हंसते हुए लौट करके जा रहे हो, तो एक दिन पछताओगे। तुम इस 24 घंटे में सब कुछ कर सकते हो। कहा भी जाता है ना, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। तो हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें बड़े बड़े लक्ष्यों से क्या कर देती हैं? दूर कर देती हैं। पहला सब्जेक्ट आपका आया इंडियन हिस्ट्री, तो आपका इंडियन हिस्ट्री वाला सेक्शन कहां पर? बैठ जाइए बच्चों, यहाँ पर ना अनुशासन की आवश्यकता नहीं लग रही है, आपके साथी सभी अनुशासित हैं। आप भी बढ़िया बैठ करके सुनिए, बात कीजिए। वो मुझसे बातें सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। मुझको अखर रहा है कि मैं 1:30 को मुझको लेक्चर बंद करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं 12:30 से 1:30 था, इसलिए पहले आके सॉरी बोला हूँ। ठीक है, आपको बोर लगेगा बता दीजिएगा। तो पहला, आप हिस्ट्री कहां से पढ़ते हैं? आपके सिलेबस में है कि नहीं है? अब उस हिस्ट्री सब्जेक्ट से प्यार करें। सेकंड, आपका सिलेबस का हिस्सा रहेगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, या सरल तरीके से भारत का संविधान। आप पहले अपने अतीत को जानें, उसके बाद वर्तमान व्यवस्था कैसे चल रही है। तो हमारा देश संविधान से चलता है। तो आप यदि प्रशासनिक सेवा में जानना चाहते हैं तो भारतीय राज व्यवस्था की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो कुछ आपके सिलेबस में राज व्यवस्था से संबंधित है उसको इतना दिल से पढ़ें कि मैं फिर आऊंगा आपके पास
आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकें। आज आपका हमारा केवल क्या हो रहा है, परिचय हो रहा है। तीसरा आपको जानना रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन मतलब देश चलेगा कैसे बिना पैसे के। और इकोनॉमी को समझने का तरीका, जैसे घर की इकोनॉमी, जैसे घर का बजट बनता है, तुमको बिल्कुल नहीं पता होगा कि घर का बजट बनता भी है कि नहीं, बहुत लोगों, लेकिन बनाया जाता है घर का भी बजट। मम्मी पापा को पता रहता है कि तुम्हारे स्कूल फीस के लिए पैसा कहाँ से आना है, तुम्हारे ड्रेस के लिए पैसा कहाँ से आना है, तुमको कहाँ पिकनिक पे भेजना है तो कैसा खर्चा करना है, कोई हॉस्पिटल का प्रॉब्लम आ गया तो कैसे करना है। एक महीने का बजट जैसे घर का बनता है, वैसे ही पूरे देश का भी बजट बनता है। एक महीने का, एक साल का, एक दिन का, 1 रुपए तक का हिसाब देश के पास रहता है। तो इंडियन इकोनॉमी को जानना मतलब देश के लिए उपयोगी साबित होना। तुम देश की अर्थव्यवस्था को जानोगे तभी तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारी बनोगे। तुम्हारे में से तो कोई क्या बनेगा, अकाउंट ऑफिसर बनेगा, पीएससी का ही पोस्ट होता है। तुम में से ही तो कोई वित्त सचिव बनेगा, जो आईएएस बनेगा वही क्या करेगा, वित्त सचिव की जिम्मेदारी निभाएगा। तो इकोनॉमिक्स से भागना छोड़ दो, इंडियन ज्योग्राफी से भागना छोड़ दो, क्योंकि भूगोल और इतिहास और इकोनॉमी सब आपस में जुड़े हैं। जैसी भौगोलिक व्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था। जो देश चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, उसकी इकोनॉमी का आधार समुद्री व्यापार रहेगा या कुछ और रहेगा। और यदि पाकिस्तान के पास थोड़ा भी दिमाग रहता, जिन लोगों ने भारत का विभाजन कराया, किसी कीमत पे भारत को छोड़कर नहीं जाते वो। कारण भारत एक ऐसा देश जिसके पास खनिज संपदा, जिसके पास वन संपदा, जिसके पास नदियां है कि नहीं, सब कुछ, जहां पर उपजाऊ भूमि क्या नहीं है भारत में, सोना उगलने वाली धरती और जमीन के नीचे कोयला, हीरा, सोना, बॉक्साइट, लोहा, एल्यूमिनियम सब भरा पड़ा है। उस देश से अलग होकर के पाकिस्तान को क्या मिला, आज रोड पे आ गया। वो इकोनॉमी को ही नहीं समझ रहा था कि हमारे जीने का आधार तो भारत ही रहेगा। और हमारी इकोनॉमी को सदियों पहले यूरोपियन लोगों ने समझा था। भारत कहीं नहीं घूमा था, वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा था। भारत जब गुलाम हुआ उससे पहले आप अमेरिकन रिसर्च पढ़ सकते हैं, हम वर्ल्ड की जीडीपी का 50% देते थे, यानी दुनिया की इकोनॉमी में हमारा 50% योगदान था और आने वाले समय में फिर से रहेगा, जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए लोग हमारी तरफ आते थे। भाई गुड़ की तरफ मक्खी जाएगी, कुएं के पास प्यासा जाएगा। भारत के पास पैसा था और भारत से आने का जो रास्ता था उस पर अरबों का आधिपत्य हो गया, इसलिए वास्को डी गामा को दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। और वो रास्ता भी हम जानते थे, क्योंकि हमें उनसे पहले समुद्र व्यापार पता था। हम सिंधु घाटी के समय से समुद्र व्यापार करते थे। एक बड़ा प्रश्न आता है कि जब हम समुद्र व्यापार करेंगे तो सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है, समुद्र के बीच में जाकर के रास्ते का पता नहीं चलता। आज तो आधुनिक यंत्र है, आपको रास्ता पता चल जाएगा, पर सदियों पहले भारत के लोग कैसे करते थे, तो हमें तारों को देखकर रास्तों का पता करना आता था। मतलब हमारी ज्योग्राफी स्ट्रांग थी तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग थी, तो हमारी एस्ट्रोनॉमी स्ट्रांग थी। सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आप हिस्ट्री से प्यार कीजिए, आप पॉलिटी से प्यार कीजिए, इकोनॉमिक्स से प्यार कीजिए, ज्योग्राफी से प्यार, साइंस से प्यार कीजिए। साइंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कि हिस्ट्री बस पढ़ने को बोल रहा हूं। एक पेपर साइंस का होगा मेंस में, सीजीपीएससी में पेपर 4, उसका आधा हिस्सा मैथ्स रहता है, आधा हिस्सा साइंस रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूपीएससी में भी नहीं लगेगा मैडम, आप बैठिए ना, मैं पानी ले लूंगा। यूपीएससी में भी क्या रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भरपूर क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको आर्ट्स में भी कमांड हासिल करनी है और आपको किस में कमांड हासिल करनी है, साइंस में। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपको प्यार ना हो। और प्यार नहीं हो रहा है मतलब 2 कारण है। पहला कारण है आप सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ नहीं रहे। दूसरा कारण है आप यदि पढ़ रहे हैं तो आपका बेस मजबूत नहीं है, मतलब आप रट रहे हैं या सतही पढ़ रहे हैं। तो आपको कोई सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा तनाव लगता है, ऐसे बताएं। मैथ्स और हाँ, मतलब साइंस के लोग ज्यादा हैं। आप लोग में से साइंस से जुड़े कितने लोग हैं, और उन्हीं लोगों को मैथ्स और किससे तकलीफ लग रही है, फिजिक्स से तकलीफ लग रही है।
होती है। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि ये पंखा घूम रहा है, किसके कारण घूम रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आ क्यों रही है? बोलो बोलो, चर्चा करो, फिर मैं नए सब साइंस के बाद में आगे बढ़ूंगा। इलेक्ट्रिसिटी आ क्यों रही है? ऐसा अद्भुत लगने लगता है ना। सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो कहां से आ रही इलेक्ट्रिसिटी? गप मारोगे तो फिर फंस जाओगे। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो अच्छा, फिर तो क्लास हो गई ऐसा लगेगा ना। जैसे सरल तरीके से समझना, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। धारा का मतलब क्या हुआ? हाँ, किसी चीज का बहना। तो कहीं पर ज्यादा पानी रखा है, ऊपर में टंकी बनी है, ऑटोमेटिक पानी किधर बहेगा? नीचे बहेगा। यदि मेरे हाथ में गर्मी ज्यादा है, मैं तुमको छूऊंगा तो तुमको मेरा हाथ गर्म लगेगा, मेरे हाथ से गर्मी सरल भाषा में तुम्हारी तरफ आ रही। सिंपल। तो वैसी कहीं पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी तो यहां आ रही है। यदि पानी की टंकी को जमीन पे बना दें तो पानी सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगी। क्लियर? क्यों? पानी का प्रवृत्ति है भाई की ऊंचाई से किधर जाती है? नीचे की ओर। इसीलिए वोल्टेज को क्या करना पड़ता है? हाई और लो। तो जहां पर हाई वोल्टेज है वहां से इलेक्ट्रिसिटी किधर जाएगी? लो वोल्टेज की तरफ जाएगी। पर अभी अब मैं सब्जेक्ट पे नहीं जा रहा हूं, यानी आप उसको जीवन से क्या करें? जोड़े। नहीं जोड़ पा रहे हैं तो मदद ले, भागना छोड़ दें। आप सब्जेक्ट से कभी मत भागे, वो अलग से मुद्दा होगा। आपके अभी ऑप्शन क्लियर हुए? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आता है जो आप ध्यान नहीं देते होंगे अभी, करंट एंड स्पोर्ट्स, समसामयिक घटनाक्रम। आपको करंट अफेयर की जानकारी रहनी चाहिए और उसके लिए आपको न्यूज सुनना है, पेपर पढ़ना है, सब पुरानी बातें हो गई। कोई एक करंट की मैगजीन पढ़नी चाहिए। आपके यहाँ लाइब्रेरी है मैं जानता हूं, उस लाइब्रेरी में कोई ना कोई करंट अफेयर से संबंधित पत्रिका आती होगी। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल्स आती होगी, प्रतियोगिता दर्पण हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, वो आती होगी। किसी भी एक अंक का 4 सेक्शन बनाते हैं, जो मतलब प्रमाणित तरीके से किताबें लिखते हैं। लोग आपको बोलेंगे द हिंदू पढ़ो, वो सब मैं जानता हूँ, ऐसा भी मैं बता सकता हूँ। लोग आपको बोलेंगे एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो, वो अच्छा लगता है सुनने में, पर रास्ता कैसे बनता है देखो। जब आप एक ढंग की पत्रिका उठाओगे तो उसका पहला सेक्शन रहता है करंट अफेयर का, राष्ट्रीय घटनाक्रम। दूसरा रहता है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। तीसरा रहता है नवीनतम सामान्य ज्ञान। चौथा रहता है स्पोर्ट्स और पांचवा सेक्शन रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और एक महीने में इसमें जो बड़े स्तर की घटनाएं हुई वो वहां पर क्रमशः दी जाती है। तो आप 30 दिन का पेपर पढ़ करके जो आप उससे सेलेक्ट करोगे वो उसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड वे में मिल जाता है। और मेरा नाम तो जान ही चुके हैं, रविंद्र तिवारी करके मेरे चैनल पे आप जाएंगे, मेरे नाम से है। तो हर महीने की प्रतियोगिता दर्पण उसमें मैं बच्चों के लिए पढ़ाता हूं, जैसे आपको पढ़ा रहा हूं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र भी आपके जैसे बच्चे ही हैं। आज की डेट में एक अच्छा ट्रेंड आ चुका है, माँ बाप में सब में जागरूकता आ गई है कि ग्रेजुएशन और प्रिपरेशन सिविल सर्विस का एक साथ चलता है। यानी 12th पास करने के बाद यदि आपको अपना करियर मेडिकल के फील्ड में चुनना है, इंजीनियरिंग के फील्ड में चुनना है, आप उधर बढ़ जाइए। यदि आपको प्रशासन के फील्ड में चुनना है तो उसकी पहली शर्त है शैक्षणिक योग्यता क्या मांगता है? ग्रेजुएशन मांगता है। आप ग्रेजुएट होते होते कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और एक बात और समझिएगा, मेरा पढ़ाने का मन था पर अभी परेशान हो जाओगे, सारे लोग पढ़ना नहीं चाहते। आप में से जो भी पढ़ना चाहेगा, अच्छा लग रहा है, इतनी अनुशासित भीड़ मैंने कम देखी है, बच्चे हल्ला ही करते हैं। सबसे पहले अपने लिए आप क्लिपिंग कर लीजिए, आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं। तो आपका ग्रुप जो भी आपका ग्रुप है, 20, 25, 30, 40, 50, जितने लोग भी हमसे पढ़ना चाहेंगे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, जिसको बेसिक प्रिपरेशन कहते हैं, इस संस्थान के लिए निःशुल्क है। वो ये मेरी आत्मीय जगह है, ये भी बोल रहा हूँ। आया पहली बार हूँ
मैं जब पहला कोर्स किया था, उम्र के लिहाज में हो सकता है चावला जी यंग दिखते हैं, किरण चावला जी, वो मेरे से छोटे भी होंगे, या हो सकता है मैं उनसे छोटा होऊंगा, मैं उनके पैर छूता हूँ। क्यों छूता हूँ? क्योंकि वो मेरे आर्ट ऑफ लिविंग के पहले कोर्स के गुरु रहे। उन्होंने हैप्पीनेस कोर्स मुझको कराया था, और वो यहाँ से 30 किलोमीटर की यात्रा करके पूरा सब काम छोड़ के तखतपुर पहुंचते थे, यानी पहुंचते थे, और सुबह 7 बजे कई महीने तक फॉलो अप लेने आते थे, यानी आते थे, और वो निःशुल्क और सेवा का कार्य था। हम सब भी आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर हैं, तो ये मेरे घर परिवार जैसी ही संस्था है। तो आप लोग 1 महीने तक भी, यदि मैं यहाँ पर कुछ भी पढ़ा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि सीरियसली पढ़ाऊंगा तो हर कोई फिर सीरियसली नहीं पढ़ेगा, और आज का दिन भी नहीं है। यदि आप में पढ़ने की ललक है, जैसे मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, संस्थान में दीक्षित सर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, पटेल सर छत्तीसगढ़ पढ़ा रहे हैं, कोई मैथ्स रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अभिजीत सर मैथ्स रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, आप जिसकी क्लास अटेंड करना चाहें, बेसिक से कैसे पढ़ते हैं, गर्मी के दिन में आप कर सकते हैं। फरवरी का महीना आपके लिए ओपन रहेगा। हाँ, प्रॉपर चैनल आप आएंगे, सर लोग बोलेंगे, इनसे आप अनुमति लेंगे, फिर आपको हम बिल्कुल बैठ करके और पढ़ा देंगे, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि प्री क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है। प्री ऑब्जेक्टिव पैटर्न का है, यहां तक तो समझ गए। आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, आपका प्री क्लियर हो जाएगा। यदि आप 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 का एकदम बेसिक जानकारी रखते हैं, और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स आपका मजबूत है, आपके प्री निकलने का बहुत ज्यादा चांस बन जाता है। लेकिन बात डिपेंड करेगी पेपर देखने पे। पेपर देखेंगे जैसे ही आप, तो आपको समझ में आएगा हिस्ट्री पूछ तो रहा है, पर मैं जो पढ़ता हूं उससे कुछ हट के पूछ रहा है, तो आप अपनी स्टडी को एडवांस करेंगे। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन कर तो रहा है, पर मैंने जैसा पढ़ा था 10th में, उससे मैच नहीं कर रहा है, उसी चीज को थोड़ा एडवांस ले जाके दे रहा है, तो आप खुद ब खुद अपना स्तर क्या करेंगे, ऊपर उठाते जाएंगे। तो आपने पहले प्री की तैयारी करनी है, फिर मेंस की करनी है। मेंस में और ज्यादा बातें होती हैं, 7 पेपर तो सीजीपीएससी में है, और एक एक पेपर में 3-3 सब्जेक्ट है। जैसे पेपर 6 मैं लेता हूं, तो उसमें एक सब्जेक्ट इंडियन फिलॉसफी है, एक सब्जेक्ट इंडियन सोशियोलॉजी है, और एक सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर है। तो मैं मेंस की बात अभी नहीं करूंगा, समय सीमा आज की पर्याप्त हो गई है। तीसरी बात बस करूंगा आपके लिए, यदि आप इस तरह की लंबी परीक्षा में थक गए, कैसे करें। हमने प्री की तैयारी की, मेंस की तैयारी की, और क्या किया आपने, इंटरव्यू तक गए और लौट के आ गए, तो आपके लिए एक और परीक्षा होती है, व्यापम लेता है जिसे, उसको 1 डे एग्जाम कहते हैं। आप एक पेपर बस देंगे उसमें, और आप सीधे किसी न किसी पोस्ट में चले जाएंगे। पीएससी से थोड़ा छोटा पोस्ट रहेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जैसे आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप ऑडिटर बन सकते हैं, आप एडीओ बन सकते हैं, सहायक ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी, महिला बाल विकास डिपार्टमेंट में आप सुपरवाइजर बनकर जा सकते हैं। मतलब ये 3 कैरियर ऑप्शन नेक टू नेक चलते हैं, यूपीएससी, सीजीपीएससी और व्यापम। सिलेबस तीनों का सेम है, अंतर क्या है तीनों के, प्रश्न पूछने के तरीके में। तो पहले तो प्यार से पढ़िए, जीवन में ठोकर लगेगी, व्यक्ति ठोकरों से घबराता है तो आगे नहीं बढ़ता, ठोकरों का सामना करना पड़ता है। अभी आप गोल्डन एज में हैं, अभी आपको दुनिया बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी गड़बड़ हुआ तो 2 बातें कह करके आपको मैं रोकना चाहूंगा कि समय एक जैसा नहीं होता। सूर्य का एक नाम क्या है, त्रिदश है, क्योंकि एक दिन में सूर्य की 3 दशा होती है। हम तो छोटे मोटे जीव हैं, प्रचंड शक्तिशाली सूर्य जो हमारी पूरी इस सौर मंडल की एनर्जी का मेन सोर्स है, सुबह बाल सूर्य, दोपहर को प्रचंड सूर्य, और शाम को ढल जाता है। हमारे साथ भी जीवन में क्या होगा, उतार और चढ़ाव आएगा, तो हमें हर प्रकार की परिस्थितियों से जूझना आना चाहिए। एक कविता सुना करके रोकूंगा। एक बार कृष्णचंद भागे जात आधी रात, परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। एक बार कंस को पछाड़ो एक क्षण में। कृष्ण ने कंस को हराया, और कृष्ण ने किसी कारण से युद्ध से भागना उचित समझा। उनका एक नाम रणछोड़ है, रणछोड़ दास चाचड़, उन्हीं के नाम को चोरी करके 3 इडियट में नाम रखा गया। असली रणछोड़ कौन कहलाते हैं, कृष्ण। एक बार कृष्णचंद भागे जात आधी रात, एक बार कंस को पछाड़ो एक क्षण में। एक बार पारथ ने जीता महाभारत को, एक बार भीलन ने लूट लिया वन में। पार्थ यानी अर्जुन, एक बार अर्जुन महाभारत का मेन नायक रहा, उसी के कारण युद्ध जीता गया, और जब अर्जुन को अहंकार हो गया तो किरात ने उन्हें हराया और भीलों ने हराया।
किरात और अर्जुन की युद्ध की कथा किरात अर्जुनियम कहलाती है। आता भी है, मानुष बलि न होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन के बाण एक दिन काम नहीं आए, समय बलवान होता है। तो एक बार कृष्णचंद भागे जात आधी रात, एक बार कंस को पछाड़ो एक क्षण में है, एक बार पारथ ने जीता महाभारत को, एक बार भीलन ने लूट लिया वन में है, एक बार रावण ने जीत लिया 10 दिशा, एक बार 10 शीश कटो पड़ो रण में है। मानुष बेचारा की गिनती गिनाए कौन, दिनकर की 3 दशा होत एक दिन में। यानी सूरज जैसा प्रबल शक्तिशाली जब समस्याओं से जूझता है, भगवान राम को जब वनवास मिलता है तो हमारी क्या हस्ती, हम इस धरती पे आए हैं, कर्म योग के लिए आए हैं। कृष्ण भगवान बोल के भी गए हैं कि मुझे क्या करने की जरूरत है अर्जुन, लेकिन देखो मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं, ड्राइवर बना हुआ हूं, मैं चाहूं तो पूरे युद्ध को ऐसे ही खत्म कर सकता हूं, तभी तो मैं भगवान हूं, लेकिन मैं इस धरती लोक में आया हूं, यह कर्म की भूमि है, यहाँ सफलताएं असफलताएं हमेशा हमारा पीछा करेंगी, पर हमें डरना नहीं है। सूर्य ढलता है तो दूसरे दिन क्या हो जाता है, फिर उग जाता है ना। दिन के आगे एक रात है, दिन के पीछे एक रात है, पर दिन होकर के रहता है, सूरज कैद नहीं होता है। हर वसंत के आगे पतझड़, हर वसंत के पीछे पतझड़, पर वसंत होकर रहता है, मौसम कैद नहीं होता है। तो आपके तो ये आगे बढ़ने का समय है। पूरे विद्यालय परिवार का आभार और आप सबको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने घर का, परिवार का, माँ बाप का, विद्यालय का नाम रोशन करें। कभी ऐसा कोई कार्य न करें जिसको लेकर के आपके नाम से लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। यदि हम समाज में कुछ न भी बन पाए तो कम से कम एक तो काम जरूर कर सकते हैं, हम किसी के लिए बोझ न बने, लोगों का सहारा बने। ऐसा नहीं है कि कलेक्टर बन गया वही इस दुनिया में जिएगा, कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं बने कोई बात नहीं, आप एक योग्य इंसान बन गए, आप एक सही व्यक्ति बन गए तो भी आपको दी गई शिक्षा सफल होती है और आपके शिक्षण संस्थान का उद्देश्य सफल होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्थायी शत्रु होता है तो कौन होता है विदेश नीति में मित्र और शत्रु? देश का हित। यदि मेरे राष्ट्र का हित दिखता है कि आज मुझको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, मैं जरूर करूंगा, भले पाकिस्तान मेरा शत्रु है। चाइना और भारत का हमेशा संयुक्त हुआ था, लेकिन अभी भारत चाइना की तरफ कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि विदेश नीति की क्या है, मांग है। जो विदेश नीति में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेगा वो इन चीजों का कभी भी क्या नहीं कर पाएगा। जाने के बाद जो भी कुछ कर लोगे, पहला तो पढ़ना पड़ेगा, जो मैं बार बार बता रहा हूँ। मतलब हम सपने बड़े बनाते हैं, है ना, सपने बंद आंखों से देखे जाएंगे, कभी कभी खुली आंखों से डे ड्रीमिंग होता है, दिवा स्वप्न देखे जाते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। बिल्कुल आप अपना लक्ष्य विदेश सेवा रखें, लेकिन पढ़ाई किसकी करनी पड़ेगी? वही इंडियन हिस्ट्री, वही इंडियन पॉलिटी, वही साइंस, वही केमिस्ट्री, वही फिजिक्स। तो स्टडी पे फोकस होइए। यदि आप योग देखो, जो व्यक्ति योग्य रहता है वही हर जगह नाम पाता है। जितने लोगों का मैं नाम बता सकता हूं, ममता मैडम 4 राउंड पीएससी का पोस्ट पाई है। ममता तिवारी, वो थी पहले डॉक्टर, यहीं पर उनकी पोस्टिंग थी सिरगिट्टी के आसपास। वो होम्योपैथी से डॉक्टर थी, शानदार उनकी प्रैक्टिस। मैं कई बार उनको बोला आप प्रशासन में आएंगी मैडम तो एक डॉक्टर को लोग खो देंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो वो डॉक्टर के पोस्ट पर भी सफल थी, और कहां पर सफल थी? वो प्रशासन के पोस्ट में भी सफल थी। कारण उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से काम किया। सफल लोगों के उदाहरण दिए जाते हैं और असफल लोगों के पास 100 बहाने रहते हैं। तो आप यदि पढ़ाई में वास्तव में गंभीर हैं, आप होंगे, मैं आपके लिए आलोचना में नहीं बोल रहा हूं, आप यदि पढ़ाई में वास्तव में गंभीर हैं, आप अपने समय के 24 घंटे का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो दुनिया का कोई भी परीक्षा आपके लिए असंभव है ही नहीं। वही व्यक्ति हर जगह पास होते जाता है, और जिसको फेल होना रहता है वो हर जगह फेल होते जाता है। पर आपको उन्हीं के बीच के अंतर को मिटाना है। हाँ, और फेल होने का ये मतलब नहीं है कि किसी परीक्षा में चयन नहीं होना। फेल होने का मतलब ये रहता है कि हमारे प्रयास गड़बड़ रहे, हम मतलब लापरवाही से बैठे, और हमारी रैंक तक नहीं बन रही है। पोस्ट तो 200 आएगा, 500 आएगा, 700 आएगा। फेल के ठप्पे को लेके नहीं जीना है, ये भी समझा रहा हूं ना। अपनी क्षमताओं को जानते हुए जो
आप प्री निकाल लिए यदि यूपीएससी का, फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत जाना, लेकिन इतने इंफीरियर भी मत बन जाना कि कोई तुमको बोले कि तुम फेल हो गए तो तुम उससे तरफ चेहरा ना दिखा सको। तुम पहले प्री तो पास कर लो, फिर हमसे बात करना बोलना, है ना। मतलब क्या होता है, अपनी क्षमताओं पे कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए। तो आप तैयारी करें, बस अपने से नजरें मिलाने के लिए रहें, आप अपनी नजरों में मत गिरे। हमने मेहनत की, नहीं हुआ कोई बात नहीं ना, सेंस समझ रहे हैं। तो आप विदेश सेवा की तैयारी कर सकते हैं, नया रास्ता नहीं है। रास्ता किसके थ्रू मिलेगा? यूपीएससी के थ्रू। और कुछ बातें बोलो, माइक ले लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोग सिविल सर्वेंट्स में किसी को इंटरेस्ट है, तो जैसे कि उसे पता नहीं कि उसे पहले करना क्या है, तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी? मतलब डिप्टी कलेक्टर के कार्य क्या है पूछते हैं? नहीं, जैसे कि किसी को यूपीएससी, किसी को सीजीपीएससी निकालना है, पर उसे पता नहीं कि उसे शुरू कहाँ से करना है, तो उसके लिए क्या एडवाइस है? अभी मैं वही तो बता रहा था। उसके लिए तरीका क्या है, पहला काम करें, सिलेबस आपके पास है, आज आप सिलेबस ले लें, मतलब डाउनलोड कर लें, लिख लें, एक दिन 2 दिन, जब भी पेपर देख लें। किसके पेपर देख लें? उस सब्जेक्ट के। अब उसको क्लासिफाइड कर दें, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन अलग अलग कर दें। उसके बाद आप यदि इतना कर लेती हैं तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा किताबें बताने लगूंगा। वैसे हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, जिसमें आर.एस. शर्मा की किताबें हैं। ठीक, आर.एस. शर्मा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एनसीईआरटी की ही बुक है जो अलग अलग पब्लिकेशन में आती है। मिडवल इंडियन हिस्ट्री सतीश चंद्र की बुक आप उठा सकते हैं। मॉडर्न इंडिया पे या तो विपिन चंद्र फॉलो कर सकते हैं या स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं। 3 किताबें हो गई हिस्ट्री के लिए। पॉलिटी यदि आप फॉलो करना चाहेंगे तो लक्ष्मीकांत की पुस्तक बेस्ट मानी जाती है, या बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं, या हमारी संस्था से अनिल दीक्षित सर की किताब आप लेकर के पढ़ सकते हैं। तो आपका 2 सब्जेक्ट शुरू हो गया। फिर आप कुछ कर लेंगी तो मुझसे तीसरे सब्जेक्ट के लिए, चौथे सब्जेक्ट के लिए पूछिएगा और बताते चलूंगा 1 by 1। ठीक, नाम क्या है आपका? ठीक, आप पूछ सकती हैं, आगे भी मुझसे पूछ सकती हैं, सर लोगों से मेरा नंबर ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, Sir, my question is, people say that you need to study 10 to 12 hours for exams. No, it is not compulsory and not necessary. It depends upon your awareness, it depends upon your consciousness. आप सजगता से कितना पढ़ते हैं, चेतना के साथ कितना पढ़ते हैं, होश में कितना पढ़ते हैं, गंभीरता से कितना पढ़ते हैं, उस पर डिपेंड करता है। 8 घंटे पढ़ना मतलब टेबल के सामने 8 घंटे बिताना नहीं। एक तो गंभीरता से पढ़ना और दूसरा कंटिन्यू पढ़ना। एक समय आता है इसमें पीएससी में और यूपीएससी में 8 घंटे 10 घंटे का लास्ट आवर में, कभी कभी मेंस वगैरह के समय लग जाता है सिलेबस कवर करने में 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा। रोज ऐसा मंत्र मार के पढ़ना है जरूरी नहीं है। आप कंटिन्यूटी बस ब्रेक मत करें। यदि आपने डिसाइड कर लिया आफ्टर 12th मुझको पढ़ना है, तो दिन में 3 से 4 घंटे यदि आप रेगुलर पढ़ते रहे, और हमारे मस्तिष्क का एक प्रोग्रामिंग है, पीछे की चीजों को भूलता है तभी उसको आगे की चीजें याद होती है। तो पीछे पढ़ा तो हम सब भूल जाएंगे। इससे बचने का उपाय रहता है बार बार रिवाइज करना। अभी आपका सिलेबस छोटा है, वहां आपका सिलेबस एकदम बड़ा हो जाएगा। तो बड़े सिलेबस से जब क्या होता है, जब हम इंडियन हिस्ट्री शुरू करके इंडस वैली से कहां तक जाते हैं 1947, और उसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें हिस्ट्री पूरा भूल गए लगने लगता है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। तो पीछे की पढ़ी गई चीजों को रिवाइज करना। 4 घंटे आपने स्टडी के लिए निकाला, 3 घंटे नया, 1 घंटा पीछे का पढ़ा, तो धीरे 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 सब आपको याद भी होते जाता है। ठीक, 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे सब पर्याप्त है। Also, how can a student like me study on this exam with the preparation of board exams? अभी नहीं, आफ्टर 12th अभी आपको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं। अभी आप परेशान हो जाएंगे, 12th के बाद आप मैनेज कीजिएगा। मैनेज करने का पूरा तरीका भी मैं ही बता दूंगा। अब मुझको चावला सर बोले भी थे 2 हिस्से में आपका सेशन हो सकता है भैया करके, कि पहले आप सामान्य जानकारी दे दें, फिर कुछ ऐसे बच्चे निकलेंगे जो इस फील्ड में करना ही चाहते हैं बोलेंगे, तो फिर उनके लिए आप अलग से आइएगा। तो ये तो औपचारिक हो गया। अब एक दिन मैं अनौपचारिक बैठूंगा, हो सकता है आप में से 20 लोग मुझको दोबारा सुनना चाहें, 10 लोग सुनना चाहें, 30 लोग सुनना चाहें, कुछ लोग ना सुनना चाहें। तो अब जो मुझसे गंभीरता से तकनीक के अनुसार समझना चाहेगा,
आज रोक देते हैं सेशन को, आपका भी समय कीमती है, लंच का समय हो रहा है, 2 बजे तक ना। आप मुझसे दोबारा मिल सकते हैं, फिर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। आप परेशान हो जाते हैं, मैं पूरा आपको फिर हिस्ट्री के लिए किताबें बताना शुरू करता, पॉलिटी पे किताबें बताता, इकोनॉमिक्स पे किताबें बताता, क्वेश्चन पेपर दिखाता, ऐसे प्रश्न आते हैं बोलता, फिर प्रश्न सॉल्व कराता, तो बहुत सारे लोग भाग जाते। अब जिसके मन में खुद ऐसा भाव जग रहा है, मैंने आपके अंदर प्यास जगाई है, जिसके मन में भाव जग रहा है, मैं दूसरी बार फिर आऊंगा, जितने बार ये संस्था बोलेगी उतने बार आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ आने में। और कुछ नहीं होता है तो मैं एडवांस कोर्स करने यहीं बैठे रहता हूँ मई के महीने में विकास सर के साथ, आप लोगों को पता नहीं रहता, तो दोबारा बुला लीजिएगा, फिर आपको मैं फिर टॉपिक वाइज बताते जाऊंगा। आंसर कैसे लिखे बोलोगे, फिर मेंस में वर्ड लिमिट में लिखना रहता है, तो आंसर लिखने का टेक्निक सिखाऊंगा, वो सब लंबे लेक्चर में फिर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? बोलो बोलो, वो भी माइक लेना चाह रहा था। यूपीएससी को छोड़कर अगर किसी और सिविल सर्विस में जाना है तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? जैसे एसएससी होता है उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं किसी दिन, ठीक। व्यापम की मैंने बात की, वो भी होता है, ऐसी बहुत सी और परीक्षाओं के लिए परीक्षा, मतलब और सेवाओं के लिए परीक्षाएं होती हैं। और 12th की बात करें तो 12th बोर्ड है उसके हाँ, उसके बाद भी होता है, आफ्टर 12th कुछ कुछ परीक्षाएं होती हैं जिनमें क्वालिफिकेशन 12th मांगता है, पर आप बेहतर सेवाएं जाना चाहेंगे ना तो ग्रेजुएट होने का इंतजार करें, और ग्रेजुएट होते तक आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी चालू कर दें, जारी कर दें। 12th के बेस पे आपको अच्छी सेवाएं नहीं मिलेंगी। सर उसका बेस कहां से शुरू होता होगा अगर किसी और सिविल सर्विस के बारे में आपको बताया? बेस का मतलब स्टडी का बेस बोलते हैं। स्टडी का बेस अभी जितना जो कुछ बेस किसी भी एक परीक्षा के लिए लग रहा है वो सारी परीक्षाओं के लिए लगेगा, प्रवृत्ति में अंतर होगा। आपको व्यापम क्लियर करना है, यदि एसएससी क्लियर करनी है तो मैथ्स रीजनिंग पे थोड़ा फोकस बढ़ाना पड़ेगा। आपको यूपीएससी क्लियर करनी है तो एनालिसिस विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा रहता है। आपको केवल सीजीपीएससी तक रहना है तो आपको छत्तीसगढ़ को एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, आपको छत्तीसगढ़ी भाषा को एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा फिर आपको मैं क्लासिफाइड करके समझाऊंगा, ठीक, एक दिन वक्त आने पे, ठीक है, ओके। और भी अपने साथ काउंसलर की टीम ले आऊंगा, ठीक है, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को, क्योंकि सुनना चाह रहे हो यार, पहले तो सही श्रोता चाहिए रहता है ना। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मेंस की जो पेपर्स होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस मेरे ख्याल से अभी से शुरू कर देनी चाहिए, कैसे करें लेंथी पेपर्स? बैठिए ना। मेंस के पेपर पहले लेंदी हुआ करते थे, सीजीपीएससी के, यूपीएससी के भी, वहां पर वर्ड लिमिट नहीं रहती थी। सीजीपीएससी तो कट टू कट वर्ड लिमिट बोलता है। आप सामान्य जानकारी रखकर यदि वाक्यों को बनाना जानते होंगे तो आप क्या बना सकते हैं, वहां पर आंसर बना सकते हैं। 30 वर्ड में लिखना है, 4 लाइन देगा, 4 सही फैक्ट लिख दीजिए, आपको अंक मिलेंगे। 100 वर्ड में लिखना है, केवल 10 लाइन गिन करके देगा, आपको 10 लाइन में शब्दों को लिखना है, लेंदी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पूरे पेपर सॉल्व करा दूंगा, पर आज का वो समय नहीं। आप जिस सब्जेक्ट का बोलेंगे मैं आपके साथ अलग से क्या करूंगा, क्लास ले लूंगा, आपको मैं मेंस का पेपर सॉल्व करना सिखा दूंगा। एक आध क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हिंदी में एक आध क्वेश्चन बताऊं, एक प्रश्न आया था अभी, सल्तनत कालीन उन विषम परिस्थितियों का जिक्र करें जिसका रजिया को सामना करना पड़ा। तो आप कभी रजिया सुल्तान का नाम सुनी होंगी, या आप किसी ऐसे व्यक्ति, ज्यादा हो गया यार, बाकी बच्चे बोर हो रहे हैं, कुछ लोगों का चेहरा दिख रहा है, छुट्टी दो करके, मैं क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा आज के बाद, एक ही दिन में सब कुछ तो नहीं मिल जाता ना, ठीक। मेंस का पेपर कैसे हल, हाँ, आप यदि मेंस का पेपर कैसे, बार बार मैं अपने को प्रमोट कर रहा हूं, मत सोचना, मेंस का पेपर कैसे हल करना चाहें ये भी मेरे चैनल पे है। मैं यूपीएससी मेंस का पेपर बकायदा सॉल्व कर रहा हूं, और सीजीपीएससी का पूरा फिलॉसफी का एक पेपर सॉल्व किया हूं, और भी कई सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व किया हूं, उठा के देख ले मैं कैसे बना रहा हूं, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा फिलहाल शॉर्टकट में, और मैं तो बताऊंगा ही जब बोलेंगे। रोके सेशन, एक आध और कोई क्वेश्चन? फॉरेन की फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट एसीएफ सबसे पहले असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट बनेंगी आप, रेंजर बनेंगी आप, उसमें साइंस रहता है सबसे ज्यादा। हाँ उसमें कंपलसरी वन विभाग फॉरेस्ट ना, आप आदमी फॉरेन और फॉरेस्ट में कंफ्यूज होते रहता है। वन सेवा में आप जाना चाहेंगी, भारतीय वन सेवा, उसके लिए अलग से पेपर होती है, हम लोग उसकी क्लास भी चलाते हैं। और सबसे प्यारा पोस्ट उसमें मिलता है शुरुआत की तैयारी पे एसीएफ का। आप एसीएफ की तैयारी करें, आप लोग का एक ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में चाहें तो, या मैं आपको एसीएफ के तैयारी के बारे में भेज दूंगा जानकारी। एसीएफ वालों का हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो एसीएफ का इंटरव्यू कैसे होता है उसको आप देख लीजिएगा। पुलिस विभाग में जाना चाहते होंगे तो एसआई का इंटरव्यू कैसे होता है देख लीजिएगा, है ना। आप साइंस एकदम मजबूत कर लीजिए, आपको वन विभाग में जाना है तो। हाँ डिप्टी कलेक्टर को वो सचिवालय में चला जाएगा, सचिव बन जाएगा। हाँ सचिवालय मतलब गवर्नमेंट का जो आपका आपकी जैसे सरकार कलेक्टर के माध्यम से जिले को संभाल रही है, तो पूरी सरकार बैठती है रायपुर में, और रायपुर में होता है वहां पर उनका हेड ऑफिस आपकी भाषा में, और वहां पर भी संभालने वाले कौन होते हैं, आईएएस और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। 6 साल 7 साल 8 साल, अलग अलग समय में अलग अलग बातें होती हैं। पोस्ट के खाली होने पर भी प्रमोशन की प्रक्रिया डिपेंड करती है। आपने जब हमें एक्सप्लेन कर थे तो आपने अकाउंटिंग ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर, हाँ तो क्या कॉमर्स लेके अकाउंटिंग ऑफिसर बन सकते? अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो पीएससी का पोस्ट है। पीएससी में डिप्टी, जैसे ममता मैडम अकाउंट ऑफिसर बनी है, वो डॉक्टर थी। कॉमर्स वाला भी बन सकता है, आर्ट्स वाला भी बन सकता है, साइंस वाला भी बन सकता है। यहाँ पर पेपर कॉमन होता है, सब्जेक्ट का कोई बंधन नहीं है। ओके हाँ Sir, good afternoon. So I am asking on the behalf of my school. I have met few of the students who are intending to be a part of civil services in near future. They are too young. Some of them are in class 9, some of them are in class 11, 12. So everybody has got certain doubts within them, and then we are lucky that we have got you today. I just want you to suggest something so that they start having the habit of reading, learning something. For example, I also was once the part of civil service training group. I couldn't make it to UPSC. I have got Mukund sir with me who has also appeared for the UPSC and he couldn't make it. So these young minds, they want certain guidance at this age so that they can start looking into the seriousness of it. For example, when I was student, so I knew the importance of reading the newspaper. So do you suggest something to have a regular attachment with the reading learning so that they can get onto track after 12? पहले जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहेंगे तो उसका जो फ्रंट पेज है उसमें आपको पहले छांटना पड़ेगा घटनाएं क्या क्या है, लेकिन पढ़ना शुरू करें। और उसका एक पेज रहता है जिसमें एक्सप्लेनेशन रहता है किसकी तरफ से, उसके चीफ एडिटर की तरफ से। उसमें हर मुद्दे की व्याख्या रहती है। जैसे अभी भारत अमेरिका की टैरिफ नीति से कैसे निपटेगा, ट्रंप इतना खतरा पैदा कर रहा है, उस पर बड़ा सा आर्टिकल छपा रहेगा। समझ में आया ना आया उस आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करें। एक पेज रहता है उसका स्पोर्ट्स वाला, स्पोर्ट्स सेक्शन के सारे स्पोर्ट्स को आपकी नजर से गुजरना चाहिए। भले आप बैडमिंटन का रैकेट ना देखे हो, लेकिन अब देखना शुरू कर दें। ये शुरुआत का दौर। एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ना शुरू कर दें। 6 से 12 तक का पढ़े बोलते हैं। यदि आप 6 से 12 का नहीं पढ़ सकते हैं तो 11th और 12th का स्टार्ट कर दें। एनसीईआरटी में कम से कम हिस्ट्री उठा करके क्या कर दें, शुरुआत में फिनिश कर दें रेगुलर, इतना शुरू कर दें अभी। और फिर उसके बाद तो किसी दिन अलग से बैठेंगे, सर मैं अलग से आ जाऊंगा, फिर किताबों की पूरी सूची बतानी पड़ेगी कि इसके लिए उसके लिए ये ऐसा पढ़े करके। तो वो अभी की क्लास में तो क्या हो जा रहा है, हाँ लंबा हो जा रहा है सेशन ऑलरेडी। धन्यवाद सर।
आपसे ही संबंधित है और मैं मातृभाषा में आपसे बात कर रहा हूँ ताकि मैं आपसे एकदम रिलैक्स वे में कनेक्ट हो सकूँ, क्योंकि आप 10th 12th और जहाँ तक 9th के बच्चे भी हैं। आज आपको कैरियर के जिस फील्ड पर मुझसे चर्चा करनी है वो यूपीएससी और सीजीपीएससी ये फील्ड है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है कि हम यूपीएससी को क्यों चुनें, आखिर यूपीएससी क्या है। तो कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ सुना होगा अपनी लाइफ में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में। मेरी भाषा में या इसकी सच्चाई यदि आप समझें तो ये देश की रीढ़ है, बैकबोन है। इसको इस्पात का ढांचा कहा गया अंग्रेजों के समय में। जैसे हमारे अंदर का ढांचा हमें संभाल कर रखता है, वैसी जो आईएएस लोगों की टीम होती है, आईपीएस लोगों की टीम होती है, आईएफएस की सेवाओं से लोग जो जुड़े होते हैं वो देश को मजबूती से संभाल करके रखते हैं। मतलब ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है, यदि आप इसको अपने कैरियर के रूप में चुनते हैं और आप इसमें सफल होते हैं तो आपको राष्ट्र की मुख्य धारा से सीधे सीधे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। मतलब आप मतलब यदि आप राष्ट्र की सेवा करना चाहें तो कर सकते हैं, यदि आप राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, यदि आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इतने ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ क्षेत्र है कि यदि आप इसे अपने कैरियर के ऑप्शन के रूप में चुनते हैं तो ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हम एक सिंपल यूपीएससी बोल करके रुक जाते हैं या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कह के रुक जाते हैं, पर जब आप इसकी गंभीरता में जाएंगे तो आपकी कल्पना से ज़्यादा यहाँ पर पद होते हैं अलग अलग विभागों के। फिर भी चूँकि आपके लिए मुझको बात कहनी है, बच्चों के लिए मुझको बात कहनी है, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के माध्यम से ही पहली जो सेवा, सबसे पहली सेवा आईएएस का पोस्ट मिलता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नाम आपने सुना होगा, और कुछ नहीं जानते होंगे तो शहर के कलेक्टर का नाम आपने सुना होगा। तो इस परीक्षा से आप पहले एडिशनल कलेक्टर के पोस्ट पर चयनित होंगे, फिर प्रमोशन के बाद आप कलेक्टर बनेंगे, फिर आप सचिवालय भी संभालेंगे। इसी परीक्षा को यदि आप क्लियर करते हैं तो आईपीएस भी बनेंगे। मतलब अलग से परीक्षा आईएएस और आईपीएस के लिए नहीं होती, यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट करती है। आप इस परीक्षा को यदि क्लियर करते हैं तो आप यदि मेरिट में आते हैं और मेरिट में आने के बाद आप प्रेफरेंस लिस्ट में पहले नंबर पर यदि आईएएस को रखते हैं तो आपका आईएएस के लिए चयन होगा। यदि आप पहले क्रम पर आईपीएस को रखते हैं तो आपका आईपीएस के लिए चयन होगा। यदि आप आईएफएस को, भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज को पहले रैंक पर रखते हैं तो आपका भारतीय विदेश सेवा के लिए चयन होगा। फिर इस तरीके से अलग अलग सेवाओं का क्या होते जाएगा, आपके लिए दायरा खुलते जाएगा। और सरल से सरल उदाहरण में बताएं कि राष्ट्र की मुख्य धारा से आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो एक छोटी सी बात आपसे पूछ लेते हैं। अभी हमारे विदेश मंत्री कौन हैं, किसी को भी पता है बच्चों में से? बताइए कौन है? हाँ, तो वो कहाँ से आए, कैसे आए विदेश सेवा में? हाँ, पहले वो आईएफएस थे। बैठिए आराम से बैठ कर बात कीजिएगा। पहले वो भारतीय विदेश सेवा में ही गए। मतलब उन्होंने भी कौन सी परीक्षा क्लियर की? यूपीएससी, जिसके बारे में आप आज मुझसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो पहले उन्होंने इस परीक्षा को क्लियर किया, करने के बाद उन्होंने विदेश सचिव तक की जिम्मेदारी संभाली और फिर देश को लगा और उन्हें खुद लगा कि ये सबसे सही समय है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो राजनीति में आ गए। प्रशासन और राजनीति का बड़ा गहरा संबंध है। यदि राजनीति अच्छी है तो प्रशासन भी अच्छा रहता है, यदि प्रशासन अच्छा है तो राजनीति भी अच्छी रहती है, और यदि दोनों गलत रास्ते पे चलने लगते हैं तो देश और समाज का फिर भला नहीं हो पाता। तो जब अभी का दौर देखा हमारे विदेश मंत्री जी ने, तो उन्हें लगा कि ये मेरे लिए सबसे सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत गहरी बातें हैं अभी राष्ट्रीय संदर्भों में, पर आपका वो सब्जेक्ट नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति के अभी स्वर्णिम दौर में है। ये जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये दौर भी लिखा जाएगा कि हम विदेश नीति में किस दिशा में अग्रसर हो गए, हमने कैसे ट्रम्पोनॉमिक्स का सामना कर लिया। आपने इकोनॉमिक्स तो सुना होगा, अभी एक शब्द दुनिया के सामने उभर कर आ रहा है, ट्रम्पोनॉमिक्स। और भारत मतलब ट्रम्प की इकोनॉमी एक नया मोड़ दे रहे हैं, पर आपको मैं उस सब्जेक्ट पे नहीं ले जाऊंगा। तो हमारे विदेश सचिव जो हैं, विदेश मंत्री जो हैं, वो इसी सेवा से गए।
आपने अजीत डोभाल जी का नाम सुना होगा, कितने लोग जानते हैं उनका नाम, और जो नहीं जानते उनको जरूर जानना चाहिए। बताइए कौन है वो? मतलब हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के पद पर है। और हर बात कहने की नहीं होती, बहुत सी बातें बड़ी गोपनीय होती हैं। अभी मैं आ रहा था तो पाली सर से मैं चर्चा कर रहा था, मेरे साथ मेरी टीम में है, कि कितने ही ऐसे मिशन होते हैं गवर्नमेंट के जो बहुत ही पर्दे के पीछे से संचालित किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ, कैसे हुआ, होने के बाद पता चला। प्लानिंग कैसे होती है, कौन करता है, आपको नहीं पता, पर उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब जिनकी सलाह पर हमारी सेनाएं चलेंगी, जिनकी सलाह पर हमारे प्रधानमंत्री भी चलेंगे, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद अजीत डोभाल जी ने कैसे पाया है? अपनी योग्यता से। और उन्होंने पहली परीक्षा इसके लिए कौन सी क्लियर की होगी? तो उन्होंने UPSC की ही तैयारी की और वो IPS बने, और फिर वहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं आज? पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो आप यदि इसे अपने कैरियर के रूप में लेते हैं, काफ़ी गंभीरता से लेते हैं, तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है। आप राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। और इस तरह की परीक्षाओं में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको ये अवसर मिलता है कि आप अभी बिलासपुर में मेरी बात सुन रहे हैं। आप बिलासपुर से कहाँ तक पहुँच सकते हैं? सीधे दिल्ली तक पहुँच सकते हैं, सीधे आप हैदराबाद पहुँच सकते हैं, सीधे आपको अंडमान निकोबार कैडर मिल सकता है, आप लक्षद्वीप का कैडर संभाल सकते हैं। मतलब आप राष्ट्र की मुख्य धारा में इस परीक्षा को क्लियर करके जुड़ सकते हैं, पहला। सेकंड, दूसरी बात आती है राज्य सेवाओं की। तो UPSC शब्द से यदि हम U को हटा देते हैं तो PSC या PCS शब्द सामने आता है। तो यहाँ पर आप प्रदेश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा के लिए चुने जाएंगे। यदि आप UPSC क्लियर करते हैं, UPSC टफ रहेगा CGPSC की तुलना में, कारण कंपटीशन का स्तर बढ़ेगा। आप वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन में भाग लेंगे, नेशनल लेवल पर आपको लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा। आप भी भाग लेंगे, दिल्ली का भी स्टूडेंट वहाँ पर भाग लेगा, कोई हैदराबाद से भी पेपर देगा, कोई बंगलोर से भी पेपर देगा। और यदि आप CGPSC में अपने आप को जोड़ना चाहेंगे तो आपका कंपटीशन रहेगा छत्तीसगढ़ के युवाओं से, अपने प्रदेश के युवाओं से। यदि आप UPSC क्लियर करते हैं तो पहले स्टेप में यदि आप एडिशनल कलेक्टर बनते हैं और उसके बाद प्रमोशन के बाद आप कलेक्टर का पद पाएंगे, आपके लिए सबसे सरल वही शब्द रहता है। और यदि आप CGPSC में टॉप करते हैं तो आप यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर के रैंक पे चयनित होंगे, और डिप्टी कलेक्टर से फिर आपका चयन होगा आगे, आप एडिशनल कलेक्टर, फिर आप IAS अवार्ड हो जाएंगे। मतलब ये रास्ता भी जुड़ता है कि आप अपने प्रदेश की सेवाओं के माध्यम से भी UPSC तक पहुंच सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अभी कुछ महीने पहले बिलासपुर SDM कौन थे, या अभी बिलासपुर SDM कौन है, कोई जानता है? इसके पहले बिलासपुर SDM नहीं है ना? चलिए, जानना चाहिए आपको, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तो यहीं से पढ़े थे, मतलब यहीं से, मतलब हमारी संस्था पटेल ट्यूटोरियल से मैं हूँ, तो वहाँ से पीयूष तिवारी पहली बार जब मेरिट लिस्ट में आए तो वो DSP बने, और उसके बाद वो फिर दोबारा मेरिट लिस्ट में आए तो डिप्टी कलेक्टर बने, और बिलासपुर SDM का प्रभार भी उन्होंने संभाला। मतलब जैसे आप यहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसी आप यहाँ से जाएंगे गांधी चौक तो वहाँ आपको आपकी संस्था मिलेगी, एलन है ना, और वहाँ से आप थोड़े आगे बढ़ेंगे तो गांधी चौक पर ही पटेल ट्यूटोरियल है। तो हम सभी एक ही जगह से जुड़े हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि सफलताएं दूर से नहीं मिलती। ये ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें कोई अंतरिक्ष से उतर करके व्यक्ति इसको पास करता है। यदि आप सही रणनीति बनाते हैं, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या हैं, सजग हैं, और यदि आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं, तो आप जैसे लोग ही तो आगे चलकर क्या होते हैं, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ते हैं। तो आपके सामने दो ऑप्शन मौजूद हैं। आप स्टेट सेवा की तैयारी कर सकते हैं तो CGPSC कहलाएगा, आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं तो आप राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जा सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट हुआ कि क्यों हमें कोई भी कार्य क्यों करना चाहिए। उसके बाद दूसरा मुद्दा आता है कि कैसे करें, वाई, वाट, हाउ, ऐसा सब आप सुनते हैं, प्रश्नों के दायरे में हम घिरे रहते हैं। कैसे करें, तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो तैयारी का मूल मंत्र समझिएगा। जो तैयारी का सिस्टम आपका 10th के लेवल में काम आता है,
वही तैयारी का सिस्टम आपका 12th के लेवल में काम आएगा। तरीका बोल रहा हूँ ना, और वही तरीका कहाँ काम आएगा आपका CGPSC में, वही तरीका कहाँ काम आएगा आपका UPSC में। पहली बात क्या रहती है, आपने जीवन में किसी भी परीक्षा की तैयारी करने का लक्ष्य बनाया तो सबसे पहले आपके पास स्पष्ट होना चाहिए उस परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो जितने लोग भी चाहते होंगे कि हम इस परीक्षा की तैयारी करें, हम इसे करियर ऑप्शन के रूप में लें, तो सबसे पहले UPSC का सिलेबस डाउनलोड करें और उसको फ़ोन में मत पड़े रहने दें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें, उसको अपने हाथों से लिख लें। जब हम चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे ब्रेन तक जाता है। मतलब फ़ोन एक सपोर्ट है, बेस्ट सपोर्ट है, पर फ़ोन एक अंतिम विकल्प नहीं है। मेहनत आपकी काम आएगी। तो आप चाहे फ़ोन से सिलेबस डाउनलोड करें या सिलेबस लें, सबसे पहले आपको UPSC का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। किसी के पास है अभी 12th लेवल पे कोई भी बच्चा? नहीं है तो रखिए। इसके बाद आपके पास CGPSC का सिलेबस होना चाहिए। फर्स्ट पहले पाठ्यक्रम को जानें, उसके बाद आगे तैयारी से भी ज़्यादा, जैसे मेरे जैसे जो व्यावहारिक लोग हैं जो सीधे ज़मीनी स्तर की बातें करते हैं, अगली तैयारी से पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। मतलब आप बाद में पढ़ते रहें, आपके पास प्रश्न पत्र होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप कम से कम 5 साल का आपको ज़्यादा लगता है तो पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं या सुन करके लिख सकते हैं। जैसे अभी UPSC 2025 का पेपर हुआ है और वो पेपर मैं ही अपने चैनल पर पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। बाइलिंगुअल है, मतलब पहले हिंदी में भी बता रहा हूँ, पहले इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, फिर इंग्लिश में बताने के बाद उसको किस में समझा रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ। तो आपको पूरा UPSC का इस सत्र का पेपर मिल जाएगा। आप सुनते चलिएगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। अब बात आ रही कि सर आप तो सीधे प्रश्न पत्र और सिलेबस की बात करने लगे, आप ही क्यों नहीं बताते कि सिलेबस में है क्या? तो इसके सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है जो आपने 12वीं के जाते तक ना पढ़ा हो। ये सेकंड आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने की बात आती है। लेकिन डिपेंड करता है आप पढ़ते कितनी गंभीरता से हैं इस पर। ठीक, इसमें 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक स्तर पर। कौन से 2 प्रश्न पत्र रहेंगे? एक GS का होगा और एक CSET का होगा। अब जब आप GS, उसके बाद फिर दूसरा दौर आएगा मुख्य परीक्षा का, वो रिटर्न में रहेगा। पहला किस पैटर्न में रहेगा? MCQ रहेंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेगा। पहला प्रारंभिक का चरण, उसको आप क्लियर करेंगे तो दूसरा चरण शुरू होगा कौन सी परीक्षा का? मुख्य परीक्षा का। मुख्य परीक्षा में आपको CGPSC में 7 प्रश्न पत्र देने पड़ेंगे और UPSC में 9। उसमें से 2 जो हैं मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश, इसके 2 प्रश्न पत्र आपके लिए कंपलसरी रहेंगे, लेकिन उनके नंबर काउंट नहीं होंगे। मतलब बात समझिएगा, यदि आप हिंदी के प्रश्न पत्र में रुक गए तो आगे आपका पेपर चेक नहीं होगा, या इंग्लिश के प्रश्न पत्र में रुक गए तो भी आपका पेपर चेक नहीं होगा। मतलब आपको दोनों भाषा में क्या चाहिए? कमांड रखनी चाहिए। आप उसमें क्वालिफाई यदि कर जाते हैं तो फिर 7 पेपर से क्या बनेगा? आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये मेंस की बात है। और जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? इंटरव्यू में। तो ये 3 चरणों की परीक्षा है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दौर आते हैं कि हम प्री भी क्लियर किए, मेरे साथ भी हुआ था, मैं इंटरव्यू से लौटा, हम प्री भी क्लियर किए, मेंस भी क्लियर किए, इंटरव्यू से भी लौट गए। कैसे करेंगे? तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। तो ये आपके लिए बड़ा रिस्क है। तो लेकिन घबराना नहीं है। यदि आप प्री भी क्लियर कर लेते हैं तो आप समाज की एक धरोहर बन जाते हैं। नॉलेज लेवल आपका बेहद ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको गंभीरता से, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। सामान्य तौर पर जब हम छोटे बच्चों की क्लास लेते हैं, करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं, मोटिवेशन के लिए जाते हैं, डांटना पड़ता है और अपने को पढ़ाने का तरीका बदल देना पड़ता है। फिर हम बच्चों से बच्चों की तरह बात करने लगते हैं, किस्से कहानी सुनाने लगते हैं। आप मुद्दों को ध्यान से सुन रहे हैं। यदि आप UPSC की तैयारी या PSC की तैयारी करते हैं तो आपका माइंड सेट और कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है और आपका नॉलेज इतना बढ़ जाता है, फिर आपको ये नहीं सोचना है कि अब मैं बेरोजगार रहूँगा। आप जो करेंगे उसमें आप सफल रहेंगे। कारण क्या है? कोई भी कार्य
योग्यता के दम पे संचालित होता है। डिग्रियां एक माध्यम होती हैं, ठीक, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से जो ज्ञान ले रहे हैं उसको यदि आपने वास्तव में सीखा, पूरी ईमानदारी से सीखा, तो आप क्या बनेंगे? समाज की धरोहर बनेंगे। और आप यहाँ से पढ़कर चले गए, पास होकर चले गए, तो आप समाज के लिए बोझ बनेंगे। मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, मैं यूपीएससी हिस्ट्री से क्लियर किया, सेकंड ऑप्शन मेरा लिटरेचर हिंदी है। मैं पहले फिजिक्स पढ़ाता था लंबे समय तक, फिर मैंने फिजिक्स पढ़ाना बंद कर दिया। अभी मैडम मेरा इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो इस प्रदेश से हर वर्ष प्रशासनिक सेवा के लगभग 30% स्टूडेंट हमारी संस्था से पढ़कर पोस्ट पाते हैं। मैं उनको ना तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ और न ही आजकल लिटरेचर हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मैं उनको पढ़ा रहा हूँ दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, है ना, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ी भाषा, इस तरह से। तो उसमें मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन उन विषयों से मैंने किसकी तैयारी की है? सिविल सर्विस एग्जाम की। इसलिए लोग मुझे उन विषयों में अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि आप एमएससी कर लिए, यदि आपने साइंस में क्या कर ली, डिग्री ले ली, पर ये पंखा खराब हो गया और आप उस पंखे को नहीं बना पाए, और आपसे कोई पूछेगा कि पंखा कैसे चलता है, तो आप यहाँ पर क्या बताने लगेंगे कि यदि किसी उसमें मैग्नेटिक एरिया में फ्लक्स में क्या होगा, डेविएशन होगा, तो उसके कारण फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, पर पंखा आप सुधार नहीं पाए। तो आपका कौन सा फील्ड कमज़ोर हो गया? प्रैक्टिकल का फील्ड। आप जो भी पढ़ रहे होंगे अपने विद्यालय में, जैसा भी सब्जेक्ट, आर्ट्स के लोग भी बैठे हैं, कॉमर्स के लोग भी बैठे हैं, साइंस के लोग भी बैठे हैं, ऐसा मुझको बताया गया। पहला काम आप शुरू करेंगे, जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको पढ़ने के लिए पढ़ें, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ने का दिमाग से पहले हटा दें। मतलब यूपीएससी पास करने की पहली सीढ़ी, आपको अपने सारे सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चाहे हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो हो, एक भी शत्रु आपके पास नहीं रहना चाहिए। यदि आपका मैथ्स कमज़ोर है तो आपको मैथ्स को इम्प्रूव करने का अभी समय है। एवरीथिंग पॉसिबल। सिलेबस जो है यूपीएससी और सीजीपीएससी का 10th और 11th 12th लेवल में सब कुछ कवर हो जाता है, लेकिन प्रश्नों के पूछने का तरीका इतना गंभीर हो जाता है कि आपका यदि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा। और हमारे पास कोचिंग करने के लिए आने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आप जो अपने स्कूल डेज होते हैं उसमें आप यदि ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट को आप छोड़ देते हैं, या आपने पास होने के लिए पढ़ा, आपने केवल रट लिया और आप डिग्री लेकर आ गए, तो फिर आप वहाँ पर भी क्या करते हैं? एक मार्गदर्शक की तलाश करते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखें, सिलेबस का पहला हिस्सा प्रीलिम्स का क्या रहता है। अब उस सिलेबस पे आइए, इतनी भूमिका के बाद उसका पहला हिस्सा जीएस है, और जीएस में क्या रहता है? सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री, यानी आपको, अब इसका उद्देश्य समझिएगा, रटना नहीं, आप जिस देश में रहते हैं उस देश के गौरवशाली इतिहास से आपको परिचित होना है। क्यों पढ़ा जाता है हिस्ट्री? जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक लाइन में लोग बोलते हैं कि क्या है हिस्ट्री? मुर्दों का अध्ययन करना, अतीत की बातें करना। और जब हम हिस्ट्री शब्द की व्याख्या पर जाते हैं या उसकी सबसे अच्छी परिभाषा पर जाते हैं तो क्या कहा जाता है? हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट एट प्रेजेंट। अतीत का वर्तमान में अध्ययन, यही इतिहास है। मैं पहले सब्जेक्ट पर अब आया हूँ। कौन सा पहला हिस्सा है? इतिहास। क्यों पढ़ें इतिहास? बीती बात को क्या जाने? तो एक बड़ी बात बता रहा हूँ। हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे यशपाल, उन्होंने एक उपन्यास लिखा दिव्या, वो यूपीएस के सिलेबस का हिस्सा है। उस उपन्यास में यशपाल लिखते हैं, मनुष्य धनुष की डोरी को जितना पीछे खींचता है तीर उतना ही आगे जाता है। मतलब आपको तीर को आगे चलाना है तो धनुष की डोरी को क्या करना पड़ेगा? पीछे खींचना पड़ेगा। हम जितना अपने अतीत से परिचित होते हैं उतना ही हमारा वर्तमान सुधरता है और उतना ही हमारा भविष्य उज्जवल होता है। और थोड़ा गंभीरता से समझें, कहा जाता है कि इतिहास का मतलब होता है इति धन हास, ऐसा हुआ था। लेकिन जब हम दर्शन में जाते हैं तो इतिहास का अर्थ बड़ा गंभीर हो जाता है। इतिहास का मतलब होता है
ऐसा हुआ था, ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा। यानी इतिहास तीनों चीजों की एक साथ व्याख्या कर देता है। यह भी कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसका मतलब यह होता है कि आपने यदि अतीत की गलतियों से सबक नहीं लिया तो आपके अतीत को यानी आपके पूर्वजों को जो कष्ट उठाना पड़ा वो आपको उठाना पड़ेगा। इसीलिए इतिहास को जानना जरूरी है, दो कारणों से। पहला, अतीत की गलतियों से सबक लें, और ऐसा नहीं है कि अतीत में गलतियां ही हुई हैं, अतीत के गौरव से भी हम परिचित हों। जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया तो उन्होंने दो तरीके से हमें गुलाम बनाने का प्रयास किया। पहला गुलाम था शारीरिक गुलामी, उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। दूसरी गुलामी का प्रयास क्या था? मानसिक गुलामी। कौन सी गुलामी कराना ज्यादा आसान होता है और कौन सा गुलामी कराना ज्यादा कठिन है? देखो, आदमी के ब्रेन को कैप्चर कर लोगे ना, तो आदमी का ब्रेन यदि कैप्चर हो गया तो आदमी तुमको फॉलो करने लगेगा। एक समय ऐसा आ गया था कि हम अंग्रेजों को ही श्रेष्ठ समझते थे। फिर हमारे देश के इतिहास को पढ़ करके हमारे ही देश के लोगों ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने ये बताया कि भारत का एकीकरण तो अंग्रेजों के आने से पहले हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना कर दी थी अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में, और उनका साम्राज्य अभी जो अंग्रेजों का भारत है उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। तो अतीत को जाने, तब हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस आया कि अंग्रेज हमारे को कंट्रोल करके रखे हैं, पर इससे ज्यादा आगे तो हम ही थे, तो हम कैसे इन्हें बाहर ना करें। हम इनसे श्रेष्ठ हैं, हम इनसे हीन नहीं हैं। व्यक्ति दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स से परेशान है और दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स के कारण उसकी लाइफ नहीं चलती, या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और दोनों कॉम्प्लेक्स को आप छोड़ोगे, आप साम्य में आओगे, तभी आप समाज के लिए उपयोगी बनोगे। आप अपने को दूसरों से बहुत ज्यादा बड़ा समझते रहोगे तो भी आप लोगों से घुल मिल नहीं पाओगे, और आप अपने को बहुत ज्यादा हीन समझोगे, इंफीरियर समझोगे, तो भी आप लोगों को देख करके नजरें झुका करके भाग जाओगे। बड़ा काम कुछ भी करना हो हमारे जैसे लोग ही करते हैं। याद करके इसको भी दिमाग में रखिए कि जीवन में सबको 24 घंटे बराबर मिलते हैं। मतलब असंभव क्यों नहीं है, मैं इतिहास से जस्ट आगे आ रहा हूं दूसरे सब्जेक्ट पर, एक लाइन और सुनिएगा। असंभव क्यों नहीं है कुछ भी? कारण जिसने इस दुनिया में जो कुछ भी किया इन्हीं 24 घंटों का उपयोग करके किया, और अभी भी जो कुछ कर रहा है व्यक्ति इन्हीं 24 घंटों के उपयोग से कर रहा है। कोई व्यक्ति 24 घंटे में पूरे देश का संचालन कर रहा है तो प्रधानमंत्री कहला रहे हैं, राष्ट्रपति कहला रहे हैं। कोई 24 घंटे में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी निभा रहा है तो मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जैसे पदों को निभा रहे हैं। कोई व्यक्ति 24 घंटे में एक जिले को संभाल रहा है तो क्या कहला रहा है? जिले का मुखिया, कलेक्टर कहला रहा है। कोई 24 घंटे में तुम्हारे विद्यालय को संभाल रहा है तो तुम्हारे प्रिंसिपल कहला रहे हैं, तुम्हारे डायरेक्टर कहला रहे हैं, आपके टीचर कहला रहे हैं। कोई 24 घंटे में तुम्हारे घर को संभाल रहा है, जो मैडम लोग आती होंगी उस 24 घंटे में अपने बच्चों के लिए खाना भी बना करके आती होंगी, और यहाँ आने के बाद तुमको पढ़ाती भी होंगी और वापस जाकर के फिर घर के कार्यों को करती होंगी। और कोई 24 घंटे तुम्हारे लिए कमा रहा है, वो तुम्हारा पिता कहला रहा है। और यदि उसी 24 घंटे में तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, विद्यालय आ रहे हो और हंसते हुए लौट करके जा रहे हो, तो एक दिन पछताओगे। तुम इस 24 घंटे में सब कुछ कर सकते हो। कहा भी जाता है ना, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। तो हमारी छोटी छोटी गलतियां हमें बड़े बड़े लक्ष्यों से क्या कर देती हैं? दूर कर देती हैं। पहला सब्जेक्ट आपका आया इंडियन हिस्ट्री, तो आपका इंडियन हिस्ट्री वाला सेक्शन कहाँ पर? बैठ जाइए बच्चों, यहाँ पर ना अनुशासन की आवश्यकता नहीं लग रही है, आपके साथी सभी अनुशासित हैं। आप भी बढ़िया बैठ करके सुनिए, बात कीजिए। वो मुझसे बातें सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। मुझको अखर रहा है कि मैं 1:30 को मुझको लेक्चर बंद करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं 12:30 से 1:30 था, इसलिए पहले आके सॉरी बोला हूँ। ठीक है, आपको बोर लगेगा बता दीजिएगा। तो पहला, आप हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हैं? आपके सिलेबस में है कि नहीं है? अब उस हिस्ट्री सब्जेक्ट से प्यार करें। सेकंड, आपका सिलेबस का हिस्सा रहेगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, या सरल तरीके से भारत का संविधान। आप पहले अपने अतीत को जानें, उसके बाद वर्तमान व्यवस्था कैसे चल रही है। तो हमारा देश संविधान से चलता है।
तो आप यदि प्रशासनिक सेवा में जानना चाहते हैं तो भारतीय राज व्यवस्था की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो कुछ आपके सिलेबस में राज व्यवस्था से संबंधित है उसको इतना दिल से पढ़ें कि मैं फिर आऊँगा आपके पास, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकें। आज आपका हमारा केवल क्या हो रहा है, परिचय हो रहा है। तीसरा आपको जानना रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन मतलब देश चलेगा कैसे, बिना पैसे के। और इकोनॉमी को समझने का तरीका, जैसे घर की इकोनॉमी, जैसे घर का बजट बनता है, तुमको बिल्कुल नहीं पता होगा कि घर का बजट बनता भी है कि नहीं, बहुत लोगों, लेकिन बनाया जाता है घर का भी बजट। मम्मी पापा को पता रहता है कि तुम्हारे स्कूल फीस के लिए पैसा कहाँ से आना है, तुम्हारे ड्रेस के लिए पैसा कहाँ से आना है, तुमको कहाँ पिकनिक पे भेजना है तो कैसा खर्चा करना है, कोई हॉस्पिटल का प्रॉब्लम आ गया तो कैसे करना है। एक महीने का बजट जैसे घर का बनता है वैसे ही पूरे देश का भी बजट बनता है, एक महीने का, एक साल का, एक दिन का, 1 रुपये तक का हिसाब देश के पास रहता है। तो इंडियन इकोनॉमी को जानना मतलब देश के लिए उपयोगी साबित होना। तुम देश की अर्थव्यवस्था को जानोगे तभी तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारी बनोगे। तुम्हारे में से तो कोई क्या बनेगा, अकाउंट ऑफिसर बनेगा, पीएससी का ही पोस्ट होता है। तुम में से ही तो कोई वित्त सचिव बनेगा, जो आईएएस बनेगा वही क्या करेगा, वित्त सचिव की जिम्मेदारी निभाएगा। तो इकोनॉमिक्स से भागना छोड़ दो, इंडियन ज्योग्राफी से भागना छोड़ दो, क्योंकि भूगोल और इतिहास और इकोनॉमी सब आपस में जुड़े हैं। जैसी भौगोलिक व्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था। जो देश चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है उसकी इकोनॉमी का आधार समुद्री व्यापार रहेगा या कुछ और रहेगा। और यदि पाकिस्तान के पास थोड़ा भी दिमाग रहता, जिन लोगों ने भारत का विभाजन कराया, किसी कीमत पे भारत को छोड़कर नहीं जाते वो। कारण भारत एक ऐसा देश जिसके पास खनिज संपदा, जिसके पास वन संपदा, जिसके पास नदियां हैं कि नहीं, सब कुछ, जहां पर उपजाऊ भूमि क्या नहीं है भारत में, सोना उगलने वाली धरती और जमीन के नीचे कोयला, हीरा, सोना, बॉक्साइट, लोहा, एल्यूमिनियम सब भरा पड़ा है। उस देश से अलग होकर के पाकिस्तान को क्या मिला, आज रोड पे आ गया। वो इकोनॉमी को ही नहीं समझ रहा था कि हमारे जीने का आधार तो भारत ही रहेगा। और हमारी इकोनॉमी को सदियों पहले यूरोपियन लोगों ने समझा था। भारत कहीं नहीं घूमा था, वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा था। भारत जब गुलाम हुआ उससे पहले आप अमेरिकन रिसर्च पढ़ सकते हैं, हम वर्ल्ड की जीडीपी का 50% देते थे, यानी दुनिया की इकोनॉमी में हमारा 50% योगदान था और आने वाले समय में फिर से रहेगा, जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए लोग हमारी तरफ आते थे। भाई गुड़ की तरफ मक्खी जाएगी, कुएं के पास प्यासा जाएगा। भारत के पास पैसा था और भारत से आने का जो रास्ता था उस पर अरबों का आधिपत्य हो गया, इसलिए वास्को डी गामा को दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। और वो रास्ता भी हम जानते थे क्योंकि हमें उनसे पहले समुद्र व्यापार पता था। हम सिंधु घाटी के समय से समुद्र व्यापार करते थे। एक बड़ा प्रश्न आता है कि जब हम समुद्र व्यापार करेंगे तो सबसे बड़ा खतरा क्या रहता है, समुद्र के बीच में जाकर के रास्ते का पता नहीं चलता। आज तो आधुनिक यंत्र है, आपको रास्ता पता चल जाएगा, पर सदियों पहले भारत के लोग कैसे करते थे, तो हमें तारों को देखकर रास्तों का पता करना आता था। मतलब हमारी ज्योग्राफी स्ट्रांग थी तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग थी, तो हमारी एस्ट्रोनॉमी स्ट्रांग थी। सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आप हिस्ट्री से प्यार कीजिए, आप पॉलिटी से प्यार कीजिए, इकोनॉमिक्स से प्यार कीजिए, ज्योग्राफी से प्यार